हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू ऋषभ एजुकेशन। कहते हैं हिस्ट्री इज नॉट जस्ट अबाउट डेट्स, इट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग द स्टोरी बिहाइंड द सिविलाइजेशन, है ना। लेकिन यहाँ पे एक सवाल आता है। सवाल क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं कि इतिहास की किसी भी घटना को सच मानने का आधार क्या है? क्या है भाई आधार? या फिर टाइमलाइन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है? हम जो पढ़ते हैं टाइमलाइन के बारे में, इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है? अगर इन दो सवालों का जवाब आपके पास नहीं है ना, तो यकीन मानिए हिस्ट्री की प्रिपरेशन अभी अधूरी है। यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, एसएससी या फिर स्कूल कॉलेज की परीक्षाएं, हर जगह वही छात्र आगे निकलते जिन्हें सिर्फ फैक्ट्स नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं। आज के इस लेक्चर में क्यों इम्पोर्टेंट है, आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे कि व्हाट इज द टाइमलाइन इन हिस्ट्री, व्हाट आर द सोर्स ऑफ हिस्ट्री, और सबसे इम्पोर्टेंट हाउ हिस्टोरियंस रिकंस्ट्रक्ट द पास्ट यूजिंग एविडेंस नॉट इमेजिनेशन। मतलब एविडेंस को कलेक्ट करके कैसे वो करते हैं। और इस लेक्चर के बाद जब भी आप किसी हिस्टोरिकल इवेंट को पढ़ेंगे, यकीन मानिए, तो सिर्फ उसे याद नहीं करेंगे बल्कि उसके पीछे का लॉजिक, सीक्वेंस और एविडेंस भी समझ पाएंगे। सो इफ यू आर सीरियस about scoring high in history but building a strong foundation for competitive exams, please don't skip a single minute of this lecture. I am Rishabh, your teacher, and you are watching Rishabh Education. Let's dive into the world of history. चैप्टर का नेम क्रिस्टल क्लियर है। ये क्लास 6 की एनसीईआरटी का फोर्थ चैप्टर है, टाइमलाइन एंड सोर्स ऑफ हिस्ट्री। इस पूरे सीरीज में आपको यूपीएससी फाउंडेशन के नोट्स भी मिलेंगे इंग्लिश में एंड एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स के साथ 20 यूपीएससी लेवल के एमसीक्यूज और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री की क्या मीनिंग है, रीड एंड इंटरप्रेट टाइमलाइंस, टाइमलाइन को कैसे इंटरप्रेट किया जाता है और कैसे रीड किया जाता है। ये जो बीसीई, सीई, बीपी एंड एडी एंड बीसी के बारे में हम पढ़ते हैं, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या है, क्यों क्या डिफरेंशिएट है दोनों के बीच में। एंड पैरेलली हम आइडेंटिफाई करेंगे डिफरेंट हिस्टोरिकल सोर्सेस। जो हम सुनते हैं ना कि लिपि कोई बुक्स में हम पढ़ लिए, कहीं कहीं किसी जगह खुदाई हुई तो वहां पे कुछ हमें ऐसी चीजें मिल गई, तो हम सोर्स क्या है बेसिकली। और अंडरस्टैंड आर्कोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल मेथोडोलॉजी, कि कौन सा मेथड को वो फॉलो करते हैं जिससे ये चीजें हम पता करते हैं। एंड हम जानेंगे कि द इम्पोर्टेंस एंड लिमिटेशन ऑफ हिस्टोरिकल एविडेंस। अब भाई जो हिस्टोरिकल एविडेंस मिलते हैं वो इम्पोर्टेंट तो है हमारे लिए, लेकिन कुछ उसकी लिमिटेशंस भी है, उसके बारे में जानेंगे। और कुछ यूपीएससी लेवल के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। सो आर यू रेडी गाइस? तो चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, सबसे पहले आता है हमारा कॉन्सेप्ट, हिस्ट्री क्या है। व्हाट इज हिस्ट्री? History is a systematic and scientific study of human past based on evidence. सिंपल सा इस लाइन का मतलब है कि हिस्ट्री जो है एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जैसे 1 2 3 4, जैसे आप बचपन से पढ़ रहे हो ना, 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लास एंड 6 क्लास, तो ये एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। ठीक है, इस ऑर्डर से आप जब स्टडी कर रहे थे तो आप कोई भी अगर पूछेगा कि लास्ट 2 इयर्स पहले आप किस क्लास में थे, तो आप बता सकते हो कि हम फोर्थ क्लास में थे, राइट। तो इसी के लिए कहा गया हिस्ट्री इज द सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक स्टडी ऑफ द ह्यूमन पास्ट, यानी इंसानों के पास्ट के बारे में हम पढ़ते हैं। और ऑन द बेस्ड ऑन किसके बेसिस पे हम हिस्ट्री को पता करते हैं? एविडेंस के बेसिस पे, बेस्ड ऑन एविडेंस। ठीक है, हिस्ट्री इज नॉट merely अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज। याद रहे, कोई अगर कहे हिस्ट्री एक स्टोरी की घटना घटना चक्र है, नहीं, हिस्ट्री नॉट एक स्टोरी का कलेक्शन है। इट इज रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पास्ट इवेंट्स थ्रू रिलायबल एविडेंस। यानी जो एविडेंस हमें मिले हैं उनको रिकंस्ट्रक्ट करने के बाद ही हम इस नतीजे तक पहुंचते हैं कि ये सिविलाइजेशन तब आई होगी, ये गौतम बुद्ध तब आए होंगे, राइट। उनके मिले हुए एविडेंस के बेसिस पे वो आप आगे जानेंगे कैसे करते हैं। अब यूपीएससी की जो प्रिपरेशन करें उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड है एविडेंस, एविडेंस बेस्ड रिकंस्ट्रक्शन, राइट। Historians ask three important questions: what happened, why did it happen, what were its consequences. This analytical approach makes history a social science rather than a collection of myths, right। यानी historians क्या कहना चाहते हैं कि क्या हुआ था, what happened, what did, why did it happen, क्यों हुआ था,
और व्हाट वेयर इट कॉन्सिक्वेंसेस, अगर हुआ था तो इससे क्या आगे प्रॉब्लम या चीजें हुई थी, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को भी जानना चाहते हैं। और इस तरह से ये हिस्ट्री एक मिथ नहीं होती है, और ये एनालिटिकल अप्रोच होता है, जिससे ये सोशल साइंस कहलाती है। राइट। पार्ट टू में हम देखेंगे कि व्हाई डू वी स्टडी हिस्ट्री, हिस्ट्री हम पढ़ ही क्यों रहे हैं, क्या रीजन है हिस्ट्री पढ़ने का। तो हिस्ट्री क्या क्या चीजों में हेल्प करता है, हिस्ट्री हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड इवैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, हमारी ह्यूमन सोसाइटी कैसे डेवलप हुई, डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन, जो हम डिफरेंट डिफरेंट सिविलाइजेशंस देखते हैं, तो ये सिविलाइजेशंस कैसे डेवलप हुई। राइट। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस डेवलप हुए हैं वो कैसे डेवलप हुए, रिलीजियस बिलीव्स, जो आज हम इतने सारे रिलीजन को फॉलो करते हैं, तो ये कैसे डेवलप हुए। इकोनॉमिक एंड ट्रेड, आखिर पहले आज जब हम पैसे दे देते हैं किसी को, पहले इकोनॉमी और ट्रेड कैसे हुआ करता था, उनके बारे में भी जानने का मौका मिलता है। कल्चर एंड ट्रेडिशन, आज जो हम जैसे कोई भी फेस्टिवल होता है, पूजा होता है, सॉरी, कोई भी तरह की चाहे किसी भी रिलीजन में कोई भी फेस्टिवल होता है, तो उसमें हम जो कल्चर ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, तो ये कहाँ से डेवलप हुआ, कहाँ से आया। एंड साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, ठीक है, क्या साइंटिफिकली और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हम कर पाए, हम उसी के रेफरेंस से देखते हैं ना कि कल तक हमारे पास, हम किसी से बात करने के लिए एक सेल फोन नहीं होता था, एक फोन टेलीफोन हुआ करता था, आज हम स्मार्टफोन यूज करते हैं। तो ये हिस्ट्री को था तभी तो आप पता कर पा रहे हैं, राइट। और सॉरी, अगर यूपीएससी लिंक की बात करें तो मेनी जनरल स्टडीज टॉपिक्स सच एज इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, सोसाइटी, कल्चर, इथिक्स, वो कभी नहीं समझ सकते हो, कांट बी, कैन नॉट बी अंडरस्टूड प्रॉपर्ली विदाउट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। राइट। तो आते हैं हिस्ट्री, बेसिकली आप इस पिक्चर से समझ सकते हो कि हिस्ट्री क्या है। सॉरी, इस पिक्चर में अगर आप देखोगे तो एक प्रॉपर एक स्ट्रक्चर वे में आप देखोगे कि सबसे पहले अर्थ था, अर्थ में आपको एक सेल डेवलप हुआ, देन बहुत सारे स्पीसीज, फिर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन पता लगा, फिर बैक्टीरिया, फिर स्पॉन्जस एंड फंगी, कोरल्स, इंसेक्ट्स, एम्फीबियंस, फिश, वर्टेबल्स, शार्क्स, देन रेप्टाइल्स आई, तब बर्ड आया, तब मैमल्स आए, देन फ्लावर्स एंड बीज, उसके बाद फिर प्रीमेट्स आए, देन 1 लाख पहले फायर आया, होमो सेपियंस आए 3 लाख पहले, 1000 साल पहले, यानी 3 लाख ईयर्स बैक हमारे पास होमो सेपियंस हमने देखने को मिले, यानी कि ह्यूमन बींग। और देन 6500 में राइटिंग्स यानी इंस्क्रिप्शंस भी हमें मिल रहे हैं, राइट। तो इस तरह से हिस्ट्री को एविडेंस के बेसिस पे चेक करते हुए यहाँ तक हम पहुंचे, जैसे जैसे एविडेंस मिला हम उसको स्टेट में मेंशन करते हैं, ठीक है, ये हिस्ट्री का। अब आते हैं हिस्ट्री में चार ऐसे, और भी इन चार डिपार्टमेंट्स के अलावा भी और भी कई तरह के डिपार्टमेंट्स होते हैं, बट ये चार मेजर ऐसे डिपार्टमेंट जिनके बारे में इस चैप्टर में आप लोगों को बताया गया और आप लोगों को जानना चाहिए। सबसे पहले आते हैं जियोलॉजिस्ट। जियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो स्टडी द फिजिकल फीचर्स ऑफ अर्थ, लाइक द सॉइल, स्टोन, हिल्स, माउंटेन्स, रिवर्स, सीज, ओशियंस एंड अदर सच पार्ट ऑफ द अर्थ, राइट, उनको जियोलॉजिस्ट कहते हैं। सुनते हैं ना कि अरे ये एक जियोलॉजिस्ट साइंटिस्ट है जिन्होंने पता लगाया जमीन के नीचे यहाँ पे क्रूड ऑयल निकल रहा है, राइट, जमीन के नीचे यहाँ नेचुरल गैस है, यहाँ आयरन ओर्स है बहुत सारे, तो ये कौन पता लगा के बताते हैं, ये जियोलॉजिस्ट बताते हैं। फिर आते हैं प्लांटो पैलेंटोलॉजिस्ट। पैलेंटोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो स्टडी द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन फ्रॉम मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो फ्रॉम द फॉसिल्स। अगर जैसे जो प्लांट्स हैं सालों साल पहले वो प्लांट्स मर चुके हैं, बट उसकी फॉसिल फ्यूल्स अभी भी अवेलेबल है, एनिमल्स का फॉसिल फ्यूल अवेलेबल है। आपने बहुत पहले गॉडजिला देखी होगी, इसके बाद फिर कोई ऐसी डायनासोर की कोई मूवी देखी होगी, उसमें डायनासोर के फॉसिल फ्यूल्स मिले, उनको रीड करने के बाद आगे आप पढ़ोगे कि उनको कैसे रीड किया जाता है, उनके फॉसिल फ्यूल्स को क्या टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, लाइक कार्बन डेटिंग एंड ऑल। तो उनको यूज करके वो लोग बताते हैं कि ये कितने साल पुरानी है, और वहां से वो लोग नोट डाउन करते हैं, ठीक है। देन आते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट, स्टडी ह्यूमन सोसाइटीज, जो आज हम डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटीज कल्चर्स को फॉलो करते हैं, तो ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट बताते हैं कि ह्यूमन सोसाइटीज कल्चर्स फ्रॉम द ओल्डेस्ट टाइम टू द प्रेजेंट, राइट। एंड लास्ट में आता है आर्कोलॉजिस्ट। आर्कोलॉजिस्ट कौन होते हैं, स्टडी द पास्ट बाय digging up remains that people, plant and animals left behind,
ये आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वैसी चीजों के ऊपर रिसर्च करते हैं, जैसे जैसे हमने टूल्स, पॉट्स, बीड्स, फिगरनीज, टॉयज, बोन्स एंड डेथ ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमंस। मतलब जो चीज हमने छोड़ दिया, हमने यूज करी, जैसे आज हम लैपटॉप फोन यूज कर रहे हैं, आज के 2000 ईयर्स के बाद, 3000 ईयर्स के बाद ये लैपटॉप फोन्स जमीन में दबे हुए मिलेंगे। तो इनके ऊपर रिसर्च करके आर्कियोलॉजिस्ट बताते हैं कितने साल पुरानी चीज है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? राइट। तो ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं हिस्ट्री को पता करने के लिए, हिस्ट्री को बताने के लिए। चलिए अब नेक्स्ट इंटरेस्टिंग चीज समझते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। टाइम क्या है? तो क्या आप लोग मेरे साथ थोड़ा पास्ट में चलना चाहते हैं? तो चलिए आज सीखते हैं पास्ट में जाते कैसे। टाइम मशीन तो नहीं है मेरे पास, बट कुछ कॉन्सेप्ट्स मैं बताऊंगा जिससे आपको समझ में आएगा कि हम पास्ट में जाके पता कर सकते हैं कि पास्ट में हो क्या रहा था। तो कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, टाइम क्या है? ठीक है, हिस्ट्री इज ऑर्गेनाइज अकॉर्डिंग टू क्रोनोलॉजी। आपको मैं बोल रहा था ना, क्रोनोलॉजी का मतलब क्या होता है? क्रोनोलॉजी मीन्स अरेंजिंग इवेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर डेट्स। राइट। जैसे आपने वन क्लास में थे, फिर टू क्लास, थ्री क्लास, फोर क्लास, फाइव क्लास, सिक्स क्लास, ये एक क्रोनोलॉजी आपकी चली है। तो इस तरह से आप किसी को बता सकते हो कि मैं इस ईयर में इस क्लास में था, फिर इस ईयर में मैं इस क्लास में था, इस ईयर में मैं इस क्लासरूम में था। तो ये क्रोनोलॉजी इसी को कहते हैं, एक अरेंजिंग इवेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर डेट्स। विदाउट क्रोनोलॉजी हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन बिकम्स कंफ्यूजिंग। जैसे अगर मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बात करूँ, सबसे पहले क्या आया? इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर वैदिक सिविलाइजेशन, फिर महाजनपद, फिर मौर्य एम्पायर, फिर देन गुप्ता एम्पायर, देन आपका दिल्ली सल्तनत, देन मुगल एम्पायर, देन ब्रिटिश रूल और देन इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, तो ये एक पूरा स्ट्रक्चर्ड है जिनको हम यहाँ से सीख सकते हैं, देख सकते हैं, और इसी क्रोनोलॉजी के बेसिस पे हम टाइम को जज करते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग इसे बताते हैं ये इतने साल में हुआ था, ये इस ईयर में मुगल एम्पायर आए थे, इस ईयर में गुप्ता एज था। राइट। सो ये होता है। नेक्स्ट पार्ट हमें टाइमलाइन बताती है। टाइमलाइन क्या है? डेफिनेशन, अ टाइमलाइन इज a geographical a timeline is a graphical representation of historical events arranged according to time. Example, importance of timeline: understand sequence of events, compare civilization, study continuity and change, right, and analyze cause and effect of relationship. इंपॉर्टेंस ऑफ टाइमलाइन क्या है? टाइमलाइन की क्या इंपॉर्टेंस है? सबसे पहले अंडरस्टैंड सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। इवेंट्स का सीक्वेंस करने में हमें बताती है कि क्या क्या कब कौन सी चीजें कब हुई। मैंने बताया ना वन टू क्लास में आपसे। तो देखो 2600 बीसी में इंडस सिविलाइजेशन था, 1500 बीसी में अर्ली वैदिक पीरियड था, 326 बीसी में अलेक्जेंडर इन्वेड्स इंडिया, 322 बीसी में मौर्य एम्पायर आया, 1947 में इंडिपेंडेंट। तो ये एक सीक्वेंस में चला। कंपेयर सिविलाइजेशन, अब क्या है कि है ना, इन दोनों सिविलाइजेशन में क्या डिफरेंस है, तो इन दोनों की टाइमलाइन को बेसिस पे इन दोनों सिविलाइजेशन के ऊपर कंपेयर किया जा सकता है। स्टडी कंटिन्यूटी एंड चेंज। ठीक है, कि अगर क्या चीज, जैसे इस सिविलाइजेशन में अगर कोई रिलीजन फॉलो हो रहा था, तो क्या इस सिविलाइजेशन में भी हो रहा था? तो कंटिन्यूटी, या यहाँ हो रहा था यहाँ नहीं हो रहा था, या यहाँ नहीं हो रहा था, तो ये चेंज भी यही टाइमलाइन बताती है। एंड एनालाइज कॉज एंड इफेक्ट ऑफ रिलेशनशिप, कि क्या रीजन था ये सिविलाइजेशन खत्म हो गई, वैनिश हो गया, उसके पीछे क्या कॉज था, क्या रिलेशनशिप थी, बताती है टाइमलाइन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका डिफिनेशन है टाइमलाइन का। टाइमलाइन इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स अरेंज अकॉर्डिंग टू टाइम। राइट। अब आते हैं नेक्स्ट। अब ये BCE एंड CE क्या है? BCE इज द बिफोर कॉमन एरा एंड CE इज द कॉमन एरा। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, तो 2600 BC, 1500 BC, 326 BC, अभी जो हमने रिसेंटली पढ़ा। तो कॉमन एरा की बात करें, एग्जाम्पल लाइक 78C, 320C, 1947C, और अभी जो हम 2026 में है तो इसको 2026 CE भी बोल सकते हैं। अब ये CE और BCE क्या है? तो अगर हम इस डायग्राम, इस फोटोग्राफ को देखेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक 3 लाख BCE से होमोसेपियंस मिले थे। उसके बाद 40,000 BC फर्स्ट एग्जांपल ऑफ रॉक आर्ट इन द वर्ल्ड। राइट। देन आइस एज आया, देन 1400 BC से देन ये सब चीजें चली। देन फर्स्ट सेटलमेंट्स एंड बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर 8000 BC। अब देख लो सब कुछ BC में चल रहा है, 2000 BC। तो ये BC क्या है? यानी कि बिफोर कॉमन एरा। अभी कॉमन एरा और बिफोर कॉमन एरा के बीच में ये जो लाइन है, इसको एक कैलेंडर के बेसिस पे ये जज किया गया, और उस कैलेंडर का नाम है कैस्टेडियल कैलेंडर।
उनके बेसिस पे ये जज किया गया कि इस लाइन को बर्थ ऑफ जेसस बताया गया। यानी जेसस यानी क्रिश्चियन कम्युनिटी में जो जेसस हैं वो गॉड होते हैं उनके। तो उन समय ब्रिटिश कॉलोनाइज थी इंडिया, तो इसी वजह से बर्थ ऑफ जेसस को ही उन्होंने कंसिडर किया। और इसके बेसिस पे बताया गया कि इसके पहले के जो भी डेट्स होंगे वो बीसी, और इसके बाद के डेट्स जो होंगे वो कॉमन एरा में काउंट होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम काउंट करते हैं इन सारी चीजों को। हाउ टू कैलकुलेट, अब ये कैलकुलेट कैसे करते हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अब कोई अगर आपसे कहे कि गौतम बुद्ध, जैसे मैं आपसे पूछूं कि फर्स्ट सेटलमेंट ऑफ बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर कब हुआ था, तो आप बता दोगे सर 8000 बीसी पहले। तो मैं आपसे पूछूं कि अभी से कैलकुलेट करके बताओ कितने साल पहले ये हुआ था, तो अभी आपका क्या चल रहा है 2026। 2026 में आप 8000 को ऐड कर दो। ठीक है, 8 9 10,000, 10,000 26 बीसी। अब उसमें से एक माइनस कर दो, यानी 10,025 बीसीई में एग्रीकल्चर हुआ करता था। यही प्रोसेस है। So to calculate the number of year between the BC date and CE date, you should add them but subtract 1 in the above case. 2 plus 2 minus 1 equals to 3. Right? इस तरह से हम बता सकते हैं कितने साल से। Then Buddha was born on तो 560, 560 का है बुद्धा born on, ये देखें, सो सॉरी इसमें तो नहीं है वो पिक्चर, बट हाँ यहाँ पे पिक्चर। तो बर्थ ऑफ कौन, बर्थ ऑफ बुद्धा। ठीक है, 2000 बीसी। बर्थ ऑफ बुद्धा कब है, वाज बोर्न ऑन 560 बीसी। ठीक है, और 2024 अभी चल रहा है। तो then Buddha was, you can see that practice of the example with your classmate. For example, to return the question about the Buddha's pose, suppose we are now in the year 2024 CE, then the Buddha was born 560 plus 2024 minus 1, and 2583 years ago Buddha was born। इस तरह से हम कैलकुलेट करें, ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है। तो चलो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी हम यहाँ से देख लेते हैं। डिकेड, डिकेड क्या करता है, कोई भी 10 साल का पीरियड बीतता है तो उसे हम एक डिकेड कहते हैं। अगर मैं सेंचुरी की बात करूँ, इट इज एनी पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, 100 ईयर्स। ठीक है, कोई 100 साल पूरे हो जाते तो उसको सेंचुरी कहते हैं। इन हिस्ट्री a specific century are counted every 100 years starting from the year 1 CE. For instance, we are currently in the 21st century CE, which runs from 2001 to 2100। और मिलेनियम, अब मिलेनियम एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो पहले पर हमने 10 साल बीते तो डिकेड हुआ, 100 साल बीते तो सेंचुरी, और उससे बड़ा यूनिट क्या होता है, मिलेनियम। इट इज any period of 1000 years in history. Specific centuries are counted every 1000 years from the year 1 CE. For instance, we are currently in the third millennium CE, which began in 2001 CE and will go up to 3000 CE। यानी 1000 साल पूरे हो जाते हैं तो हम मिलेनियम कहते हैं। तो अभी हम थर्ड मिलेनियम में जी रहे हैं, यानी 2000 के बाद वाला जो मिलेनियम शुरू हुआ उसमें हम अभी जी रहे हैं। राइट, तो चलिए नेक्स्ट चीज क्या है, हिस्टोरिकल सोर्सेस। अब हिस्ट्री 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 तब से हम कर रहे हैं, तो हिस्ट्री का क्या सोर्स है भाई, कहाँ से हम पता करते हैं हिस्ट्री के बारे में, ये इंसिडेंट तब हुआ था, वो इंसिडेंट तब हुआ था, अकबर तब आए थे, बिरबल तब गए थे, तो ये कहाँ से हम पता कर रहे हैं। तो हिस्ट्री कैन नॉट बी रिटन विदाउट सोर्सेस। सोर्सेस क्या है, सोर्सेस आर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। सबसे पहले आता है आर्कोलॉजिकल सोर्स और दूसरा आता है लिटरेरी सोर्स। ठीक है, बोथ आर इक्वली इम्पोर्टेंट। अब यहाँ दो मैंने पिक्चर्स लगाए हैं, आप देख सकते हो। आर्कोलॉजिकल सोर्सेस वो कहते हैं, आर्कोलॉजिकल अभी पढ़ा पढ़ा था ना हमने, आर्कोलॉजिकल सोर्स किसे कहते हैं, यहाँ देखिए। आर्कोलॉजिकल अभी हमने पढ़ा था, जो ब्रिक्स, पॉट्स, बियर्ड्स, फिगर्स यानी टॉयज, बोन्स यानी पुराने समय के कोई भी सामान वस्तु के बारे में जो रिसर्च करता है उसको आर्कोलॉजिकल सोर्स कहते हैं। और लिटरेरी सोर्स किसको कहते हैं, यानी पुराने जमाने में जैसे वेद लिखे गए, कोई और ग्रंथ लिखा गया, रामायण लिखा गया, कुरान लिखा गया, बाइबल लिखा गया, तो इन ग्रंथों के ऊपर रिसर्च करके, या कोई राजा महाराजा की कोई ऐसी रूल्स रेगुलेशंस बनाई गई है ना, तो उनके ऊपर जब रिसर्च कोई करते हैं तो उसे लिटरेरी सोर्स कहते हैं। ठीक है, तो आर्कोलॉजिकल सोर्स के बारे में थोड़ा हम यहाँ पढ़ते हैं। और
ध्यान दीजिएगा, मैं ये जितने भी स्लाइड्स आपके सामने ओपन कर रहा हूँ ये एक नोट्स फॉर्मेट में है, और ऋषभ एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे एक्सक्लूसिवली अवेलेबल है। बहुत ही जल्द मैं इस सारे जो आप स्लाइड्स देख रहे हैं इसको नोट्स फॉर्मेट में करके कमिंग टेलीग्राम ग्रुप में आपको अपलोडेड मिलेगा। आप वहाँ पे इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, देयर इज नो चार्ज बिहाइंड इट, राइट। सो हम आर्कोलॉजिकल सोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। आर्कोलॉजिकल सोर्सेस क्या? आर्कोलॉजिकल इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री थ्रू मटेरियल रिमेन्स, राइट। जो मटेरियल रिमेन्स रह गए थे हिस्ट्री में साइंटिफिकली, उनके ऊपर ह्यूमन हिस्ट्री, उनके ऊपर साइंटिफिकली जब स्टडी किया जाता है उसी को आर्कोलॉजिकल सोर्सेस कहते हैं। Mythology is the scientific study of human history through material remains. अब material remains क्या क्या भाई मटेरियल बच गए थे भाई लोगों के, जो अभी तक उसके ऊपर रिसर्च होता है। तो क्या क्या मटेरियल हम यूज करते थे? हम यूज करते थे पोएट्री, पोट्री यानी जो घड़ा वगैरह जो होता है, कॉइन्स यूज करते थे, बिल्डिंग्स हमारी बनी हुई थी, स्कल्पचर्स थे, स्केलेटन्स थे, ब्यूरियल्स जो थे, वेपन्स थे, बीड्स थे, ठीक है, टेराकोटा फिगर्स थे, टूल्स थे। इन सब चीजों, ये हमारे कुछ बेसिक मटेरियल रिमेन्स जो रह गए थे हमारे ह्यूमंस के द्वारा, उनको आर्कोलॉजिकल सर्वेज में निकाला गया, साइंटिफिकली स्टडी किया गया, और उनके बेसिस पे एक आर्कोलॉजिकल सोर्स जनरेट हुई, और जिससे हम हिस्ट्री के बारे में जाने। आज जो हम पढ़ते हैं वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, तो ये सिविलाइजेशन कैसे थी, कहाँ आई थी, क्यों वो सिविलाइजेशन लास्ट कब आई थी, तो ये सब कैसे पता लगा, ये आर्कोलॉजिकल सोर्स चीजों के रिसर्च करने में पता लगा, राइट। अब अब आर्कोलॉजिकल सोर्स जैसे ये कैसे हम पता करते हैं, तो इसमें सबसे पहले आता है जो प्रोसेस पे यूज किया जाता है उसको कहते हैं एक्सकेवेशन। एक्सकेवेशन मीन्स, सॉरी, सिस्टमेटिक साइंटिफिक डिगिंग। अब जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पे कुछ डिगिंग का प्रोसेस चल रहा है जेसीबी के द्वारा, तो ऐसा नहीं कि एकदम पूरा जहां मन किया वहां से इसको डिगिंग कर दिया, नो। इसके नीचे कुछ हिस्टोरिकल आर्कोलॉजिकल सोर्स मिल रहा है, तो उस पर प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिक साइंटिफिक डिगिंग होती है। Important principle, law of superposition: lower layers are generally older than the upper layers unless later disturbance have altered the sequence. This principle is fundamental in the archaeology. आर्कोलॉजिकल सर्वे करते वक्त एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। यानी कि अगर मान लो ये लेयर है, तो ये लेयर ज़्यादा मजबूत होगी इसके मुकाबले, मतलब अगर मैं बात करूँ तो ये लेयर बहुत कमज़ोर होगी, ये उससे ज़्यादा मजबूत हुई, ये उससे ज़्यादा मजबूत। तो इस तरह लेयर बाय लेयर डिगिंग की जाती है, और ऐसा डिगिंग किया जाता है कि लेटर कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो नेक्स्ट सीक्वेंस को, ठीक है। तो ये एक्सकेवेशन प्रोसेस से आर्कोलॉजिकल सोर्स के बारे में पता किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं डेटिंग मेथड। तो आपने सुना आर्कोलॉजिकल मेथड, तो आर्कोलॉजिकल डेटिंग मेथड क्या है? पहला तो आपने एक्सकेवेशन, उससे कोई पूछे आर्कोलॉजिकल सर्वे या सोर्स निकालने के लिए क्या क्या किया, तो सबसे पहले तो एक्सकेवेशन आपको पता लग गया। दूसरा डेटिंग मेथड। अब ये डेटिंग मेथड क्या है? डेटिंग मेथड इज यूज्ड फॉर बोन्स, वुड, सीड्स, चारकोल, क्लॉथ। डेटिंग मतलब वो डेटिंग एप्स नहीं, डेटिंग मतलब प्रॉपर डेटिंग। डेटिंग क्या किया जाता है, यानी कि बोन यूज्ड फॉर बोन्स, वुड, सीड्स, चारकोल, क्लोथ्स, मतलब इन चीजों को निकाल कर इन चीजों के ऊपर कार्बन डेटिंग की जाती है। काइंड ऑफ एक साइंटिफिक प्रोसेस होता है, जो आप जब और इसके बारे में साइंस में पढ़ोगे तो जानोगे कि उनके पर्टिकुलर, जैसे अगर मैं बोन्स की बात करूँ तो बोन्स का एक कुछ पार्ट को लेके उसके उसके ऊपर कार्बन डेटिंग की जाती है, और ये साइंटिफिक प्रोसेस के थ्रू ये पता किया जाता है कि कितने साल पुराना है ना, ये कितने सालों साल पुराना है। जैसे कई बार कहते हैं ना कि ये पेड़ 100 साल पुराना है या 200 साल पुराना है, तो हाउ, कैसे बताते हैं? वो कार्बन डेटिंग की तरह। ओनली ऑर्गेनिक मटेरियल कैन बी डेटेड यूजिंग कार्बन 14 थर्मो थर्मो थर्मोल्यूमिनेसेंस डेटिंग, ठीक है, और यूज फॉर पोएट्री, बर्न्ट क्ले, किन्स, ठीक है। तो यूपीएससी में एक बहुत बड़ा ट्रैप आता है, एक क्वेश्चन आता है कि कार्बन डेटिंग कैन नॉट डिटरमाइन द एज ऑफ स्टोन, आयरन, कॉपर, गोल्ड। अब बताओ इसमें से किसके ऊपर कार्बन डेटिंग नहीं किया जा सकता? कार्बन डेटिंग कैन नॉट डिटरमाइन द एज ऑफ
किसका? स्टोन का नहीं बता सकता, आयरन का नहीं बता सकता, कॉपर का नहीं बता सकता, गोल्ड का नहीं बता सकता, बताइए। तो इसमें सब चीज का बता सकता है, बट वो सॉरी, कैन नॉट बी डिटरमाइन। सो इस कैन नॉट डिटरमाइन द एज ऑफ, किसका नहीं बता सकता, आप बताओ। तो यहाँ पे डेटिंग कैन नॉट डिटरमाइन द एज ऑफ, कार्बन डेटिंग से हम स्टोन का एज नहीं निकाल सकते, आयरन का एज नहीं, कॉपर का एज नहीं, गोल्ड। तो मतलब आप थोड़ा सा यहाँ से इस लॉजिकली समझ सकते हो कि कार्बन डेटिंग उन्हीं चीजों का निकाल सकता है जो कभी लिविंग पार्ट रहे होंगे, जैसे बोन्स कभी लिविंग पार्ट होंगे, वुड्स, ठीक है, सीड्स जो कभी लिविंग पार्ट रह चुके होंगे, चारकोल, ठीक है, चारकोल यानी जो जला था, क्लॉथ्स वो भी कभी नॉट अ लिविंग पार्ट काइंड ऑफ, बायोलॉजिकली उसको बनाया गया था। बट ये स्टोन, आयरन, कॉपर, गोल्ड ये तो नेचुरल सोर्स है ना, इनको कार्बन डेटिंग से नहीं पता किया जा सकता, ठीक है। अब लिटरेसी सोर्स, अब आते हैं, पहले तो आर्कोलॉजिकल सोर्स पता कर ली, एक तो आपने पढ़ा कार्बन डेटिंग के मेथड से, एक एक्सकेवेशन के मेथड से, ठीक है। अब आते हैं दूसरा सोर्स क्या है जिसके थ्रू हम पता करते हैं, वो है लिटरेरी सोर्स। अब लिटरेरी सोर्स क्या होते हैं? राइटिंग रिकॉर्ड्स प्रिजर्व बाय ह्यूमन सोसाइटीज, ऐसे रिकॉर्ड जो लिखित तौर पे पहले मिले हैं, जैसे कि वेदास, उपनिषद, रामायणा, महाभारता, बुद्धिस्ट त्रिपिटका, ठीक है, जैन अगामास, संगम लिटरेचर, फॉरेन ट्रैवलर्स अकाउंट्स, लिटरेरी सोर्स प्रोवाइड इंसाइट्स इनटू। अब इनके थ्रू हम पता करते हैं कि क्या वो सोसाइटी थी, क्या उसके रूल्स रेगुलेशंस थे, कैसे वो सोसाइटी रन होती थी, उसके पीछे के क्या लॉजिक थे, ये लिटरेरी सोर्स हमें बताते हैं। अब इंडस वैली जमीन को डिग किया तो पता लग गया कि वहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन है, बट वहाँ होता क्या था इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये लिटरेरी सोर्स हमें बताते हैं, रिलेवेंट कराते हैं, ठीक है। अब ये लिटरेरी सोर्स प्रोवाइड इंसाइट्स इनटू सोसाइटी, रिलीजन, एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, फिलोसफी, मतलब क्या सोसाइटी थी वहाँ पे, कौन सा रिलीजन फॉलो होता था, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया जाता था, इकोनॉमी कैसे रन करती थी, फिलोसफी क्या था उन सब के पीछे, ठीक है। अब आते हैं लिटरेरी सोर्स को कैसे पता किया जाता है। लिटरेरी सोर्स का उसका तो पता था ना, एक्सकेवेशन और कार्बन डेटिंग। अब इसका सोर्स क्या था? इपिग्राफी। इपिग्राफी के थ्रू पता किया जाता है। इपिग्राफी क्या है? स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस, यानी दीवारों पे, पत्थरों पे कोई भी चीज ऐसे इंस्क्राइब्ड की गई है, लिखी गई है, ठीक है। इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग किंग्स, टैक्सेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, रिलीजन, डोनेशंस, वॉर। अभी भी आप जैसे कहीं जाओगे, जैसे अभी आप किसी मेमोरियल वगैरह में जाओगे, वॉर मेमोरियल या कारगिल मेमोरियल पे जाओगे, तो वहाँ जितने भी हमारे जवान शहीद हुए हैं उनके नाम, उनके रैंक्स, उनकी चीजें वहाँ लिखी हुई हैं। तो ये इपिग्राफी इसको कहते हैं। ये क्यों किया जाता था? ताकि कोई भी चीजें लॉन्ग टर्म में अवेलेबल हो सके। जो पेपर है वो हार्डली 10 साल 5 साल तक आपके पास अवेलेबल हो सकता है, उसको केयर नहीं किया जाए तो शायद वो खराब हो जाए, या उसमें दिमक लग जाए, या वो बिल्कुल रोटन हो जाए। लेकिन जो पत्थरों पे लिखी जाती थी वो बिल्कुल, या पत्थरों पे या ऐसे पेपर्स पे लिखे जाते जो कभी खराब नहीं हो, तो उसको इपिग्राफी कहते थे। स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन, यानी अब ये इंस्क्रिप्शन क्या है? ये एबीसीडी नहीं है, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो प्रॉपर तरीके से नहीं लिखे गए, राइट। इनको रीड करना को इपिग्राफी कहते हैं। जो इसको रीड कर सकता है उसको ही, उसी स्टडी को इंस्क्रिप्शन इपिग्राफी कहते हैं। यानी इट स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन, जो उल्टे सीधे शब्द यहाँ लिखे गए हैं उसको रीड करने वाले को ही इपिग्राफी कहते हैं, ठीक है। और इसके अंदर में कुछ भी हो सकता है, रिगार्डिंग किंग्स, टैक्सेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, रिलीजन, डोनेशंस, वॉर्स। और यूपीएससी एग्जाम्पल अशोका रॉक एडिक्ट, एक बहुत बड़ा, एक अशोकन रॉक एडिक्ट, ये एक बहुत बड़ा सोर्स है इंस्क्रिप्शन का, जहाँ से हमें अशोका के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद लिटरेरी सोर्स में एक और पार्ट आता है, न्यूमिस न्यूमिसमैटिक्स। न्यूमिसमैटिक्स, तो सबसे पहले हम लिटरेरी सोर्स में क्या क्या जाने, सबसे पहले आता है लिटरेरी सोर्स पता करने के लिए इपिग्राफी। इपिग्राफी के बाद न्यूमिसमैटिक्स। न्यूमिसमैटिक्स मेथड्स में क्या होता है? मींस द स्टडी ऑफ कॉइन्स।
कॉइन क्या क्या रिवेल करता है? कॉइन रिवेल करता है इकोनॉमी कैसी थी उस टाइम की, ट्रेड कैसे होता था, पॉलिटिकल अथॉरिटीज किसके पास थी, रिलीजियस सिंबल्स क्या था, मेटलॉजी क्या थी, यानी कौन सा मेटल को यूज करके कॉइन्स बनाया जाता था। और सच बता रहा हूँ, ये कॉइन बेस्ड क्वेश्चन यूपीएससी हमेशा पूछता है। दैट्स व्हाई मैंने हाईलाइट किया। आप इसको ऐसे छोड़ मत देना, इजी टॉप नहीं चीज़ है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। न्यूमिस्मेटिक्स यानी कॉइन्स की जो स्टडी करते हैं उसको न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। ठीक है। और तीसरा सोर्स आता है ओरल सोर्स, यानी बातों से, यानी हम कुछ कह रहे हैं, जैसे मैंने ऋग्वेद पूरा याद कर लिया, अब ऋग्वेद को मैं किसी और को बता दिया ओरल सोर्स बिना रिटर्न, तो मैंने ये इंफॉर्मेशन आगे दे दी। ठीक है, इसी को ओरल सोर्स ऑफ ये कहते थे हिस्ट्री में। तो नॉट एवरी सिविलाइजेशन रिकॉर्ड हिस्ट्री इन राइटिंग, सारे सिविलाइजेशन हिस्ट्री को राइटिंग्स में नहीं लिख के रखते थे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फोक सॉन्ग्स को कहीं लिखा नहीं गया है, बट आज भी लोग गाते हैं, तो ये कहाँ से आया? ओरल सोर्स, यानी उससे आगे के एंसेस्टर्स, वो एंसेस्टर्स ने उसके आगे के जनरेशन को बताया, सिखाया, सुनाया, तो उनको याद हो गया। फोक टेल्स, ठीक है, ओरल ट्रेडिशंस, जेनेलॉजीज, उसके बैलेट्स। तो ये सब हिस्टोरियंस कंपेयर ओरल ट्रेडिशन विद आर्कोलॉजिकल एंड लिटरेरी एविडेंस बिफोर एक्सेप्टिंग इट। ठीक है, कंपेयर ओरल ट्रेडिशन विद आर्कोलॉजिकल एंड लिटरेरी एविडेंस, यानी ओरल सोर्स को ऐसा नहीं कि हिस्टोरियंस मान लेते कि अच्छा ये इसी इसी समाज, इसी सोसाइटी की, नहीं, उसको आर्कोलॉजिकल और लिटरेरी एविडेंस से पहले उसे कंपेयर करते हैं, देन उसको एक्सेप्ट करते हैं। ये भी एक ओरल सोर्स इंपॉर्टेंट है। अब रिलायबिलिटी ऑफ सोर्स, अब ये तीन सोर्स के बारे में पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा आर्कोलॉजी। ठीक है, आर्कोलॉजिकल सर्वे को हम क्या, सोर्स को कैसे हम पता करते हैं? एक सबसे पहले है एक्सकेवेशन, और दूसरा उसमें प्रोसेस क्या है बताइए? दूसरा प्रोसेस उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है एक्सकेवेशन, और है वो डेटिंग प्रोसेस। उसके बाद दूसरा सोर्स हमारे पास क्या आता है? लिटरेरी सोर्स। लिटरेरी सोर्स में हमारे पास दो मेथड है, एक है इपिग्राफी और दूसरा है न्यूमिस्मेटिक्स। यानी एक इपिग्राफी इंस्क्रिप्शन लिखा रहता है, और न्यूमिस्मेटिक्स यानी कि कॉइन्स के बेसिस पे। तीसरा है ओरल सोर्स। अब ये इसकी रिलेटिविलिटी क्या है? एंड नो हिस्टोरिकल सोर्स इज कंप्लीटली परफेक्ट। आप जो सोचते हैं जितना भी सोर्स है वो कंप्लीटली परफेक्ट नहीं होता, तो उसमें आर्कोलॉजिकल, आइए हम उसके हम सीखेंगे कि क्या एडवांटेजेस और क्या डिसएडवांटेजेस। अगर आर्कोलॉजिकल सोर्स की बात करें, तो उसमें सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि लेस बाइस, भाई वो बाइस्ड नहीं होता भाई। सिंपल सा है, क्लियर है कि हाँ ये चीज दिख के यहाँ पे ये सिविलाइजेशन मिली, कार्बन डेटिंग क्या पता क्या इतने साल पुराना है। ठीक है। साइंटिफिक, क्लियरली साइंटिफिकली उसको कार्बन डेटिंग करके पता कर सकते हैं। फिजिकल एविडेंस, भाई ये लो दिख गया तो क्लियरली दिख रहा है ना, सॉरी, फिजिकल एविडेंस, उसका फिजिकल एविडेंस दिख रहा है, वो वहाँ प्रेजेंट है। लिमिटेशन क्या है? फ्रैगमेंट्री। ठीक है, इंटरप्रिटेशन में वैरी, जो इंटरप्रिटेशन किया गया वो वैरी भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल भी करेक्ट हो। ठीक है। अब लिटरेसी सोर्स के पीछे में क्या एडवांटेज है? सबसे पहले डिटेल डिस्क्रिप्शन, कोई भी चीज का उसके बारे में पूरा डिटेल में लिखा हुआ है। भाई वैदिक जितने चार वेद है उनके बारे में डिटेल्स में लिखा हुआ है, उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन मिलता है। कल्चरल इंफॉर्मेशन, यानी पूरा कल्चरल इंफॉर्मेशन भी मिलता है हमें लिटरेरी सोर्स। लेकिन इसका सबसे बड़ा लिमिटेशन क्या है? ऑथर बायस, यानी ऑथर जिन्होंने लिखा है, अब मैंने लिखा इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडिया में था, किसी ऑथर ने लिखा इंडस वैली सिविलाइजेशन अमेरिका में था, तो यहाँ पे भी एक लिमिटेशन आ जाती है, कौन सा ऑथर क्या लिखता है। राइट। मुझे दो किताबें मिली आज से 200 साल पुरानी, उसमें एक में इंडस वैली सिविलाइजेशन अमेरिका में, एक में इंडस वैली सिविलाइजेशन एजिप्ट इंडिया में, तो हम कहाँ मानेंगे? तो ये सब भी इश्यू होता है। उसके बाद एक्स एक्स एज जनरेशन। ठीक है, एग्जर्जेशन मतलब बहुत चीजों को लेके बहुत एग्जरेट कर दिया जाता है कि हाँ सच में ऐसा कुछ हुआ था। ठीक है। और रिलीजियस इन्फ्लुएंस, थोड़ा सा रिलीजियस इन्फ्लुएंस भी हो जाता है लिटरेरी सोर्स की, अच्छा ये चीज ऐसे हुआ था, तो रिलीजियसली उसको कनेक्ट किया जाता है, ये हमारे रिलीजियस से या उसके रिलीजियस से कनेक्टेड है। ठीक है। अब हिस्टोरिकल मेथडोलॉजी, यूपीएससी पर्सपेक्टिव से मैं अगर मैं बताऊं तो कैसे हिस्टोरिकल मेथडोलॉजी किया जाता है? हिस्टोरियंस रिकंस्ट्रक्ट हिस्ट्री बाय कलेक्टिंग एविडेंस, ओके, collecting evidence, verifying authenticity, comparing different sources, establish
chronology, drawing logical conclusion, और this process distinguishes history from mythology. इन प्रोसेस को फॉलो करते हुए हिस्ट्री को डिफरेंट किया जाता है मिथोलॉजी से, यानी कि एविडेंस को कलेक्ट करना, उसकी ऑथेंटिसिटी को चेक करना, कंपेयरिंग डिफरेंट सोर्सेस, उनको कंपेयर करना बाकी रिसोर्सेज के, क्या वो सही है या नहीं, क्या ओरल सोर्स, लिटरेरी सोर्स और आर्कोलॉजिकल सोर्स मैच करते हैं या नहीं, और ड्राइंग लॉजिकल कंक्लूजन्स। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है। तो चलिए, ये हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया, टाइमलाइन एंड हिस्टोरिकल सोर्सेस। तो अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन को एमसीक्यू बेस्ड सॉल्व करेंगे। ये एमसीक्यू बेस्ड जो क्वेश्चन है, ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसको यूपीएससी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए, उनके प्रीवियस ईयर पेपर को ध्यान में रखते हुए इन क्वेश्चन को डिजाइन किया गया है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग आंसर्स के बाद में देखें, आप लोग कोशिश करें कि यहाँ क्वेश्चन को एक बार पढ़ने का और थोड़ा ऑप्शन से उसको ढूंढने का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट definitions defines history: study of kings only, scientific reconstruction of human past based on evidence, study of myths, study of religions. Simple as scientific reconstruction of human past. Second question, chronological refers to, क्या रेफर करता है chronological? अभी हमने पढ़ा था classification of artifacts, नहीं, arrangement of events according to time, science, इवेंट्स को ही तो अरेंजमेंट करने को ही तो क्रोनोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन डेटिंग थ्रू कार्बन 14, नो भी ऑप्शन करें। विच सोर्स आर्कियोलॉजिकल सोर्स इज आर्कियोलॉजिकल? ऋग्वेदा, महाभारता, पंचमार्क कॉइन्स, अर्थशास्त्र। विच सोर्स इज आर्कियोलॉजिकल? आर्कियोलॉजिकल तो ऋग्वेदा तो लिटरेरी सोर्स है, महाभारत लिटरेरी सोर्स है, पंचमार्क कॉइन्स और अर्थशास्त्र तो पंचमार्क कॉइन्स इज द करेक्ट ऑप्शन। Carbon 14 dating is applicable to granite, iron tool, wooden remains, copper coin. Simple wooden remains. The law of superposition state that law of superposition, upper layer are always older, mm, lower layers are generally older than upper layer. Coins are always found in the lower layers. Pottery cannot be dated. B option is the correct. Epigraphy is the study of epigraphy inscriptions. Simple. C option. Numismatics primarily deals with skeleton, coins, building, paintings. So numismatics details coins. B option is the correct option. Which statement is correct regarding BCE dates? So BC 500 BC is older than 1500 BC. No, no, no. 1500 BC is older than 500 BC. Correct. The option A, BC dates increase towards the present. Decrease होता है. BC chronologically is random. No, no. The option is correct. Which is not a literary source? Sangam literature by literary source है. Buddhist Tripitaka, ये भी literary source है. Coins, Vedas, coins is the correct option. Right. Next question. Which dating technique is most suitable for fired poetry? Carbon 14 dating, thermosense dating, then chronologically यूरेनियम डेटिंग। तो देखो, अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था ना, थर्मोल्यूमिनेसेंस डेटिंग के थ्रू हम इजीली पता कर सकते हैं। Why do historians compare multiple sources? क्यों कंपेयर करते हैं मल्टीपल? To increase the number of reference? No. To reduce bias and improve accuracy? Yes. Bias नहीं है, मतलब हम किसी चीज पे biased नहीं हो जाए। ये पर्टिकुलर रिलीजन सोसाइटी से जुड़ा हुआ है, इतना ज्यादा उसको कंपेयर किया जाता है कि इम्प्रूव एक्यूरेसी के साथ हम बता सके दिस इज द करेक्ट हिस्ट्री। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओरल सोर्स? कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, फोक बैलेट, गोल्ड कॉइन, रॉक। बताइए। फोक बैलेट, वेरी गुड। Which discipline studies material remains? Sociology, archaeology,
anthropology, political science. Which discipline studies material remains material? Material तो sociology नहीं, archaeology, एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी ही नहीं, आर्कोलॉजी होगा क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी तो हमें सोसाइटीज के बारे में बताता है, राइट? Which source is most useful not for studying ancient trade network? Ancient trade, modern newspaper, coins, folk song. Ancient trade के बारे में coins बताता है हमें. Which statement about literacy source is correct? They are always free from bias. They may reflect the author's perspective. They cannot provide information about society. They are archaeological evidence. No. तो डी और सी तो बिल्कुल भी नहीं है. दे आर ऑलवेज फ्री फ्रॉम बायस. नहीं, बायस नहीं होता. और दे मे रिफ्लेक्ट, ये थोड़ा सा जो ऑथर जो उसने उस किताब को लिखी है तो उसके भी पर्सपेक्टिव से उसको दिखाते हैं. Which of the following is a primary source of ancient Indian history? Modern history textbook, Ashoka inscription, contemporary blogs, and documentary film. Ashoka inscription, सबसे oldest. A timeline is most useful for classifying coins, understanding sequence and continuity. Understanding sequence and continuity. Which part is correctly matched? Epigraphy coins. Epigraphy coins नहीं, वो तो numismatics. गलत. C. Archaeological material remains. Very good. C option. Chronology myths नहीं. Which limitation is associated with archaeological sources? Which limitation is with archaeological sources? They are always complete. They may survive only fragments. Yeah, they may survive only in fragments. Correct. Or last question, the most relatable reconstruction of the past is achieved by the most relatable reconstruction of the past is achieved by using only literary source, archaeological evidence, correlating archaeological, literary and oral source critically. C option is very very correct. अब ये कुछ क्वेश्चंस मैंने डिस्क्रिप्टिव डाले हुए हैं, ठीक है? अब इसको मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद से लिखें और उसके बाद यहाँ आके थोड़ा इस आंसर्स को देखें. जैसे हिस्ट्री इज एन एविडेंस बेस्ड डिसिप्लिन. डिस्कस. सच में एविडेंस बेस्ड डिसिप्लिन है, इसको बारे में डिस्कस. हिस्ट्री, अगर आप देखेंगे, हिस्ट्री इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ द ह्यूमन पास्ट बेस्ड ऑन एविडेंस. क्लियर है? rather than imagination. Historians used archaeological source, coins, inscription, poetry, mountains, and literary source, Vedas, epic, traveler accounts to reconstruct past events. Since every source has limitations, they compare multiple sources to verify facts. Scientific methods such as carbon 14 dating and thermoluminescence dating improved accuracy. Therefore, history is based on critical analysis and evidence, making it a reliable social science. Correct? Difference between archaeological source and literary source. आर्कोलॉजिकल सोर्स के बीच में और लिटरेरी सोर्स के बीच में क्या डिफरेंस है? तो आर्कोलॉजिकल सोर्स मटेरियल रिमेन्स, रिटन रिकॉर्ड्स, लेस प्रूफ एंड पर्सनल बायस, may reflect author bias. Example coins, poetry, tools. और यहाँ पे आपको एग्जाम्पल वेदास, रामायण, संगम लिटरेचर प्रोवाइड फिजिकल एविडेंस, एक्सप्लेन आइडिया, बिलीव एंड एडमिनिस्ट्रेशन. ये बहुत बड़ा डिफरेंस है. Why are the timelines important in the study of history? तो टाइमलाइंस भाई इंपॉर्टेंट तो है. टाइमलाइंस अरेंज हिस्टोरिकल इवेंट्स इन chronological order, helping historians understand the sequence of developments. They make it easier to identify causes and consequences, compare different civilization and observe continuity and change over time. For UPSC preparation, timelines are especially useful for connecting events across ancient, medieval and modern Indian history. इसलिए टाइमलाइन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. ठीक है? Explain in the significance and limitation of carbon 14 dating. Carbon 14 dating is a significant technique. क्या significance है, क्या limitations है carbon 14 dating? एक significance technique है used to estimate the age of the organic remains such as wood, bone, seeds, and charcoal. It has greatly improved the accuracy of the archaeological dating and helps establish historical chronology. However, it cannot be used for inorganic objects. Organic objects मैंने बताया था, organic objects को वो follow करते हैं. Inorganic objects like stone, metal, poetry, and its result must be often decarbonated with other dating methods and archaeological evidence. Why should historians use multiple sources while reconstructing history?
देखो सिंपल सी बात है, क्यों मल्टीपल सोर्स है? नो सिंगल हिस्टोरिकल सोर्स प्रूव्स अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ द पास्ट। कोई एक सोर्स है ही नहीं उसके पास्ट को पिक्चर क्लियर करने के लिए। Literary source may contain exaggeration, ideological influence, or the author's personal bias. Archaeological sources, although more objective, are often fragmentary and require colorful, careful inscriptions, oral translations, preserve cultural memory, but may change over generation. By comparison, archaeological, literary, and oral evidence, historians can cross-verify facts, identify inconsistencies, and build a more balanced reconstruction of history. Scientific dating method and in interdisciplinary research further strengthen historical conclusions. Thus, the use of multiple sources is essential for the producing accurate and objective historical narratives. भाई कोई सही थोड़ी है ना, आर्कोलॉजिकल सही है, आर्कोलॉजिकल में आपको फ्रेगमेंट्री है, राइट? और उसके बाद लिटरेचर में, लिटरेसी में आपको एग्जरेशन है, आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस है, आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस है, ओरल में भी कई तरह के इश्यूज हैं, लिमिटेशंस है। तो इन सभी को जब कंपेयर करके एक एक्यूरेसी निकलती है, इसीलिए जरूरी। तो इसी के साथ हम चैप्टर को खत्म करते हैं, फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच टू बी विद अस, और जल्द ही नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए क्विक रिवीजन कर लेते हैं। टॉपिक्स रिमेंबर: chronology, arrangement of events in time; timeline, graphical sequence of events; BCE, before common era; CE, common era; archaeology, material remains; excavation, scientific digging; carbon dating, organic remains only; thermoluminescence, thermoluminescence, poetry and burnt clay; epigraphy, study of inscription; numismatics, study of coins; literary source, written records; oral source, folk tradition. Okay, this is for the school years. Inspire my student to make learning fun, to grow as an educator. Thank you. Thank you so much. All the best for your futures. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।